स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गई हैं। योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब, लेकिन पहले बाजारों का जरा हाल आपको बता देती हैं। आज 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद बाजार में हल्का सा प्रेशर है और निफ्टी 50 अंकों की गिरावट के साथ 18,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक है करीब 150 अंक नीचे, सेंसेक्स से 170 अंक नीचे, 61,200 के आसपास का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट से संकेत थकावट के नहीं है। अगर आप गिरने और चढ़ने वाले शेयरों का रेशियो देखेंगे तो वो तकरीबन हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर है, यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है। और कुछ ऐसे सर्टेन फैक्ट्स हैं जहां पर आज खबरों का भी असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए कच्चे तेल के भाव में लगातार हमें नरमी देखने को मिल रहा है और अमेरिका में कुछ दिक्कतों के चलते चीन के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमजोर आए थे। उसके चलते क्रूड पर जो प्रेशर बना, $75 के आसपास का भाव आया, उसे हम देख रहे हैं कि पेंट शेयरों में तेजी है। और पेंट के साथ साथ कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले के शेयर में भी आज हमें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। टायर स्टॉक्स भी हैं आज ऊपर, लेकिन एविएशन में गो फर्स्ट की दिक्कतें गहराई हैं। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दायर की है, लेकिन गो फर्स्ट के जो क्रेडिटर्स है, यानी कि जिन बैंकों ने उनको कर्ज दिया है, इसमें आईडीबीआई बैंक भी शामिल है, इन बैंकों में थोड़ा सा हम प्रेशर आज देखने को हमें मिला है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और हमने शेयर में शुरुआती 7% के आसपास की तेजी देखी थी। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर हमें इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर देखने को मिल रहा है। अभी भी हालांकि 6% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो लगातार मोमेंटम है, 2200 रुपए के आसपास है। तो ये बाजार का हाल है। आगे तमाम स्टॉक्स पर, तमाम ऐसे सेक्टर पर चर्चा करेंगे जहां पर आज काफी ज्यादा एक्शन है। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया का पता भी आपके स्क्रीन पर, इचिनो स्वदेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी क्वेरीज हमारे साथ आप शेयर कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को हम शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और प्रेसिजन टेक्निकल एनालिसिस के डायरेक्टर मंदार जामसंदेकर। आशीष जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगातार 6 दिनों की तेजी, 18,000 के ऊपर बाजार निकला और हालांकि क्रूड को लेकर एक ग्लोबल कंसर्न है कहीं ना कहीं, और आज यूएस फेड के पॉलिसी का डिसीजन भी आएगा रात को। माना यह जा रहा है कि 4.5% की बढ़ोतरी होगी रेट्स में। लेकिन क्रूड हालांकि भारतीय इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, लेकिन उसको लेकर सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हो रहे हैं कि मंदी के आसार है पूरी दुनिया में। चीन से थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग के उम्मीदों के विपरीत कमजोर आंकड़े निकल कर आए हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं और बाजार में यहां से आप लोगों को किस तरह से पोजीशन करने की सलाह देंगे? जी, हमने हमेशा देखा कि जब भी फेड का मीटिंग होता है और आउटकम आता है, उससे पहले थोड़ा सा बाजारों में नर्वसनेस देखने को मिलती है। बट जैसे ही मीटिंग का फिनिश होता है या रेट हाइक आता है, उसके बाद बाजार उसको डाइजेस्ट करके दोबारा से हमने जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं अभी तक, उसके बाद हमेशा तेजी आती देखी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज रिस्क अवर्जन का दिन है और 6 दिन के बाजार का हमने एक अच्छा इजाफा ऑलरेडी देखा है, तो थोड़ा मुनाफा वसूली भी बाजारों में हो रही है। भारतीय बाजारों को लेकर मैं कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। मेरा मानना है जो जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं या जो कंपनीज के इंडिविजुअल नंबर्स आ रहे हैं, वो काफी पॉजिटिव रहे हैं अभी तक। तो इंडियन मार्केट्स को लेकर मैं बुलिश ही हूँ और मेरा मानना है आज की गिरावट को यूज करना चाहिए अपने नए स्टॉक और नई पोजीशंस बनाने के लिए जो आपके पास है। तो मेरी सलाह बाय करने की रहेगी डिप्स पर। आशीष जी, ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है सब मार्केट पर। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पे सवाल आया है उत्तर प्रदेश से संतोष गुप्ता जी का, और इनका सवाल है टाइटन पर। 11 शेयर्स इन्होंने 2604 के भाव पर लिया हुआ है और आज नतीजे भी आने वाले हैं कंपनी के, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके पहले, नतीजों के पहले हम देखें तो हल्के हरे निशान में स्टॉक इस पर कारोबार कर रहा है। आशीष जी, क्या सलाह होगी टाइटन पर?
जी, मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जो तेजी हमने गोल्ड के प्राइसेस में आती हुई देखी है पिछले क्वार्टर में, तो उसका बिल्कुल बेनिफिट टाइटन को मिलेगा। और मेरा मानना है कि यदि आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी नंबर्स देखें तो 800 करोड़ उनका सितंबर क्वार्टर था, दिसंबर में 900 करोड़ के ऊपर गया, और इस बार कम से कम 1000 करोड़ का मुनाफा टाइटन इस क्वार्टर में रिपोर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल टाइटन पे बने रहने की सलाह है। और कोई नए निवेशक भी इस स्टॉक में एंट्री करने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2625-30 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री भी की जा सकती है। और ये स्टॉक धीरे धीरे अब आपको 3000 की तरफ बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे हैं इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में भी। ठीक है, टाइटन के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। 3000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें निवेशित रहिए और आय में 24% की बढ़ोतरी का अनुमान है 89 स्वदेश के अपने इंटरनल पोल में। आगे बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम से मुंबई से सवाल आया है डीपी दत्ता साहब का। इनके पास है बीएसई के शेयर 686 रुपए के भाव पर 120 और सीडीएसएल है 100 शेयर 11 रुपए 45 पैसे के भाव पर। ये थोड़ा भाव चेक करना पड़ेगा, 11 रुपये 45 पैसे नहीं होगा बल्कि 1145 होगा। सीडीएसएल का प्राइस 1145 होना चाहिए, ठीक है, इसको सही करेंगे। लेकिन बीएसई 686 रुपये के भाव पर आशीष जिन्होंने लिया है और इनके भाव से काफ़ी नीचे है। और हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के लिए 2022 अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि 2021 में जो ग्रोथ आई थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होते हुए देखा था। वो वॉल्यूम निश्चित तौर पर 2022 में संभव भी नहीं थे। अब चूंकि शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया है, फिर से संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इनके भाव भी आएंगे और जो ऊंचाई हमने देखी है शेयर में पहले, उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। जो 2022 था बिल्कुल ड्रीम ईयर था, जब 100 करोड़ से उनका मुनाफा बढ़ के करीब 180 करोड़ तक हो गया था। बट ये इस पर्टिकुलरली 3 क्वार्टर में वो अब दोबारा से मुझे लगता है कि जो 100 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी थी उसी के आसपास बीएसई के नंबर्स आएंगे। जरूर जो थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद, और उन्होंने जो ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दिया है मीडिया में, तो उसके कारण से थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल्स बहुत जल्दी वापस आएंगे। तो चाहे बीएसई हो, सीडीएसएल हो, दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं कि एक कंसोलिडेशन में काफी समय से फंसे हुए हैं, क्योंकि नंबर्स में कहीं कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बीएसई का स्टॉक आप बेच के इंडियन होटल के स्टॉक में शिफ्ट करें, जहां पर आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि जो नंबर्स इंडियन होटल के आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि रेट्स और फर्म अप होंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो बिल्कुल इंडियन होटल में आपको बेटर रिटर्न आएगा। और सीडीएसएल बेच के मेरी सलाह आपको इंडिगो में शिफ्ट होने की रहेगी, क्योंकि ये जो गो एयर का फियास्को है, इसके बाद इंटरग्लोब एविएशन की बिल्कुल री रेटिंग तय है, और इस स्टॉक में करीब 2700 के लेवल भी अगले 3 से 5 महीने में देखे जा सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशन आप स्वैप कर सकते हैं। इसी और सीडीएसएल से आप निकल जाइए, क्योंकि आपके भाव आने में थोड़े से समय लगेंगे। लेकिन जो स्टॉक्स आपको बताए हैं, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस, वहाँ पर आज तेज़ी है, वहाँ पर आपको पोजीशन शिफ्ट करने की सलाह दे रही है। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि गो फर्स्ट ने दिवालिया होने की एक स्वैच्छिक अर्जी दी है। हालांकि हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको दी थी कि जो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिन बैंकों ने उनको लोन दिया है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी, और आज उसको लेकर बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। तो एविएशन सेक्टर में ये पूरी हलचल मची हुई है। गो फर्स्ट ज़मीन पर है, ग्राउंड हो गई है, अब उड़ानें यहाँ से शुरू होने की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। इंडिगो शेयर का टेक ऑफ हुआ है, क्योंकि इस पूरे मैटर में जो सोल बेनिफिशियरी है वो है इंटरग्लोब एविएशन। हालांकि पहले भी मार्केट कैप इनका ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, दोनों ही स्थितियों में ये लीडर है। और आज इस लीडरशिप को और मजबूत किया है इंटरग्लोब एविएशन ने। 7% के आसपास की तेजी थी। स्पाइसजेट, हालांकि अब डैमेज कंट्रोल की पहले भी इसने कोशिशें की हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें अब भी जारी हैं। ECLGS स्कीम के तहत स्पाइसजेट ने कहा है कि वो पूंजी जुटाएगी। तो एक बुरी खबरों के बीच में स्पाइसजेट ने थोड़ी सी अपने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की है, थोड़ा सा भरोसा को रीइंस्टेट करने की कोशिश की है। और स्पाइसजेट की क्या कवायद है, स्पाइसजेट क्या करने वाली है, इस पर अब अपने
संवाददाता से हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कर रही है स्पाइसजेट। थोड़ी देर में आपको एक बड़ी खबर भी लेकर आएंगे स्पाइसजेट की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखते हैं। पश्चिम बंगाल से ऋषिकेश हमारे साथ है फोन लाइन पर। ऋषिकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको, क्या है आपका सवाल? जी मेरे पास पीएनबी गिल्ड्स और आईआरसीटीसी शेयर्स है, तो इनको होल्ड किया जाए या फिर क्या? आईआरसीटीसी तो बहुत महंगे भाव पे खरीदे थे, 730 पे। हाँ 730 पे आपने लिया था, ठीक है। 730 आपने बहुत महंगे भाव पर तो नहीं लिया था, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ ऊपरी भाव से लगातार ये शेयर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। क्या करना चाहिए आशीष जी इसमें आईआरसीटीसी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईआरसीटीसी एकमात्र शेयर है ये रेलवे वाले स्टॉक्स में, क्योंकि आरवीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, ये तमाम शेयर बहुत ही तूफानी रफ्तार में भाग रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। आज फिर से हमने आरवीएनएल में देखा कि 8-9% के आसपास की तेजी है, 130 रुपए के स्तर को पार किया है। आईआरसीटीसी से कहीं स्विच करने का मौका उनमें है, या फिर अब वो भी थोड़े से महंगे हो गए हैं या फिर थोड़े से रिस्की हो गए हैं? और इसके बाद पीएनबी गिल्ड्स पर भी राय दीजिएगा आप। देखिए मेरा तो मानना है कि आईआरसीटीसी अभी भी जरूर ओवर प्राइस्ड है, और रीजन ये है इसके नहीं चलने का कि बाकी सब रेलवे चल रहे हैं, सिर्फ ये क्यों नहीं चल रहा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो जो उसका आंसर ये है कि जितने भी दूसरे रेलवे के स्टॉक हैं, वो रेलवे का चूंकि काफी बड़ा कैपेक्स है इस साल में, 2,30,000 करोड़ का कैपेक्स है, तो उस कैपेक्स का काफी लोगों को शेयर मिल रहा है, और जिसके कारण से प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि आईआरसीटीसी का रोल जो है वो एक बुकिंग एजेंसी है, जो आपके टिकट बुक करते हैं या फूड सप्लाई का उनका काम है। तो वहां पर कोई निवेशकों का रुझान नहीं है या कोई एक्साइटमेंट लेवल नहीं है, और उनका बड़ा कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है। तो इसलिए आईआरसीटीसी बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है, और बिल्कुल आप ये ना समझें कि रेलवे स्टॉक चल रहे हैं तो आईआरसीटीसी नहीं चल रहा तो हम इसको बाय कर लें। तो आईआरसीटीसी ना ही बाय करें तो अच्छा है। और इस स्टॉक में इनफैक्ट मैं आपको एग्जिट की सलाह दूंगा कि आप इस स्टॉक से एक बार निकल जाए तो बेटर रहेगा। इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेलस्पन कॉर्प, इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, जो पाइप बनाने वाली कंपनी है, और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक के साथ में यहाँ पर हमें रिबाउंड देखा है, और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे वेलस्पन कॉर्प के रहेंगे इस बार। तो आईआरसीटी से वेलस्पन पे शिफ्ट करें। और पीएनबी गिल्ड एक ऐसा स्टॉक है अगेन जिसने कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले कुछ समय से। जरूर बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ा सा इजाफा अभी प्राइसेस में हुआ, तो ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आया है, पर मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी। मेरा मानना है इसकी बजाय आप किसी डायरेक्ट बैंक पर एक्सपोजर ले लें, वो बेटर होगा। और यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा इंडियन बैंक के स्टॉक में निवेश करें। ठीक है, पीएनबी गिल्ड्स से निकल जाइए, इंडियन बैंक का शेयर खरीद लीजिए, और आपके पास जो दूसरा शेयर है उसको बेचकर भी वेलस्पन कॉर्प, जो कि स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी है, वेलस्पन इंडिया जो कि टेक्सटाइल वाली कंपनी है, ये आप याद रखिएगा। वेलस्पन कॉर्प आपको लेना 230 रुपये के भाव वाला। लेकिन अभी हम बातचीत कर रहे थे गो फर्स्ट की, क्योंकि इनकी इंसॉल्वेंसी की पिटीशन के बाद एविएशन सेक्टर में एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पाइसजेट 25 विमानों की उड़ानें फिर से शुरू करेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर बताइए क्या जानकारी आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, स्पाइसजेट के लिए ये एक पॉजिटिव खबर है, जहां स्पाइसजेट अपने 25 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वापस अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए और फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उसने अपने प्लान को आगे बढ़ा दिया है। 25 एयरक्राफ्ट उसके जो ग्राउंडेड है उसके पीछे अलग अलग वजह है, लेकिन बड़ी वजह सप्लाई चेन इशू के चलते स्पाइसजेट का एक बड़ा एयरक्राफ्ट का साइज जो है वो ग्राउंडेड था, और इस ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वापस फ्लीट साइज में शामिल करने के लिए स्पाइसजेट जो फंड का इस्तेमाल करेगा वो ECLGS का होगा, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये वो स्कीम है जो सरकार ने शुरू करी थी, एविएशन सेक्टर के लिए भी इसमें शामिल था, जो एयरलाइन खासकर कोविड और कोविड के बाद में जिनको फाइनेंशियल दिक्कतें थी उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से ये स्कीम की शुरुआत की गई थी। और इसी स्कीम के तहत स्पाइसजेट एयरलाइन को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का मिलना था, और इस 1,000 करोड़ में 400 करोड़ रुपए एयरलाइन ने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं, और अभी भी जो फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा वो इस्तेमाल करेंगे इस ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वो वापस अपने फ्लीट साइज में शामिल करने के लिए। एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल ही में
स्पाइसजेट एयरलाइन ने अपने कार्गो डिवीजन यानी कि स्पाइस एक्सप्रेस को जो अलग किया है, इसके चलते स्पाइसजेट एयरलाइन की जो बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत नजर आ रही है और जो कैश फ्लो अभी एयरलाइन के पास है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए ये पॉजिटिव इसलिए है कि एक तो उसके फ्लीट साइज, ऑपरेशनल फ्लीट साइज की संख्या बढ़ेगी, इससे वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेक्टर पे ज्यादा उड़ान भर पाएगी और उसका एक इम्पैक्ट या एक फायदा ये होगा कि उसका जो फाइनेंशियल फ्लो है वो और बेहतर हो पाएगा। साथ ही साथ इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट की ऑप्शंस ज्यादा होंगे। हालांकि हमने ये देखा कि गो फर्स्ट के फ्लाइट ऑपरेशंस बंद करने के चलते एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, लेकिन इसी को स्पाइसजेट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है और वो अपने ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को वापस पाने के लिए प्लान तो आगे बढ़ा चुका है। जी ठीक है, तो ये खबर समीर लेके आए हैं कि स्पाइसजेट 25 विमानें फिर से शुरू करने की कंपनी ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो कार्गो बिजनेस को अलग कर दिया गया है उससे थोड़ी सी बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन हो रही है और हालांकि आगे कार्गो पर कंपनी और फोकस बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको क्या लगता है आशीष जी, स्पाइसजेट की जो कमेंट्री आई है या स्पाइसजेट ने जो कुछ कहा है ये गो फर्स्ट के संकट के आने के साथ ही ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या फिर आपको लगता है कि कुछ सीरियस कुछ कर पाएगी एयरलाइन और अपनी जो पकड़ है एविएशन में जो कि लगातार ढीली हुई है, लगातार कमजोर हुई है, उसको फिर से मजबूत कर पाएगी? कोई भरोसा है आपको? देखिए, काफी मुश्किल रहेगा अभी स्पाइसजेट के लिए इतना बाउंस बैक करना। जरूर थोड़ा सा मैंने देखा है कि आज स्टॉक में थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिल रहा है अपसाइड पे, बट कितना सस्टेन करेगा ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये कि स्पाइसजेट की खुद की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इतनी फ्रेजाइल है कि उनकी जो फ्लीट है वो काफ़ी सारा ग्राउंडेड है, नई फ्लाइट्स उनकी कोई लॉन्च हो नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट स्पाइसजेट के इस स्टेप से इमीडिएटली आएगा। जरूर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इंडिगो और एयर इंडिया के अलावा स्पाइसजेट अब भी चलती रहे, तो जो थोड़ा बहुत फंड रेजिंग वगैरह जो है वो पॉसिबल है, बट अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे जो बेस्ट बेट है वो इंटरग्लोब एविएशन ही रहेगा। स्पाइसजेट पर कितना इससे बेनिफिट होगा अब मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, स्पाइसजेट को लेकर आशीष जी का व्यू, लेकिन गो फर्स्ट एयरलाइंस के सीईओ का एक बयान आ रहा है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। हमारी टिकट टीम इसको फ्लैश भी कर रही है कि वाडिया ग्रुप जो है एविएशन बिजनेस में बने रहने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन ये थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है स्टेटमेंट में और कंपनी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन दायर की गई है, क्योंकि अगर आप एविएशन बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो आपने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन क्यों दी, आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर से बात क्यों नहीं की, ये सवाल भी उठेंगे। क्योंकि आपने अगर आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट के इश्यूज़ हैं, आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, तो पहले आप अपने क्रेडिटर्स के पास जाइए या फिर और बैंकों के पास अप्रोच कीजिए अगर फंड्स की दिक्कत है तो। ये कदम थोड़े समझ से परे हैं। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है गो फर्स्ट एयरलाइंस के सीईओ का, ये कहा है इन्होंने कि एयरलाइंस के बिजनेस से बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है। आशीष जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये विरोधाभास है इसमें। आप बने रहना चाहते हैं, सीईओ का बयान ये कहता है, मैनेजमेंट ने एक्शन ये लिया कि इंसॉल्वेंसी के लिए चले गए। आप कुछ बिटवीन द लाइंस आप रीड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, क्या है कि इतना जो बड़ा जो साइज का डेट है उसकी सर्विसिंग आप पॉसिबल नहीं है करना यदि आपका 50% जो फ्लीट है वो डाउन से जो ग्राउंडेड है। दूसरा, जो पीएनडब्ल्यू जो उनका सप्लायर्स हैं इंजन के, उनके अगेंस्ट में इन्होंने आर्बिट्रेशन फाइल किया हुआ है करीब 8,500 करोड़ का। तो यदि वो आर्बिट्रेशन का पैसा आता है तभी ये एयरलाइन दोबारा से सस्टेन कर पाएगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा दोबारा से रिवाइव करना, क्योंकि आपके पास में ब्याज भरने के भी पैसे नहीं है, आप क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप कैसे एयरलाइन चलाएंगे? और एयरलाइन बहुत सेंसिटिव बिजनेस रहता है जिसमें जितनी भी एजेंसीज गवर्नमेंट की उनके भी टाइट उसमें ग्रिप रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा थोड़ा सा जो उनके लेंडर है उस पर प्रेशर डालने वाली बात है, और यदि आर्बिट्रेशन का पैसा आएगा तभी एयरलाइन चल पाएगी, नहीं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है मामला और थोड़ा सा पेचीदा भी है कि एक तरफ
आर्बिट्रेशन चल रहा है गो फर्स्ट के लिए, और निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर होंगे उनकी, क्योंकि सारी फ्लाइट्स रद्द हैं 2-3 दिन के लिए, तो वो भी परेशान होंगे। फिलहाल का सवाल लेंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए है, और इनके पास है एनटीपीसी के शेयर 187 रुपए के भाव पर। एनटीपीसी, आशीष जी आप इस पर व्यू दीजिए, क्योंकि हमने पावर शेयरों में लगातार हमने तेजी देखी है, और एनटीपीसी में भी हमने देखा था कि थोड़ा उथल पुथल रही है। हालांकि बहुत तेजी से चलने वाला शेयर है भी नहीं, और उतनी तेजी से ये चला भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके डिविडेंड को लेकर लोग कहीं ना कहीं इस पर नजर रखते हैं। सस्ता स्टॉक अभी भी है ये पावर स्पेस में, आप क्या सलाह देंगे आशीष जी? सर अनम्यूट कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जी सॉरी, मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। जरूर लगता है इनका स्टॉक इन्होंने काफी पहले खरीदा हुआ है, क्योंकि 182 शायद इसका 52 वीक हाई है और 187 का परचेज है, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी। और दूसरा जो पावर सेक्टर में अभी एक जो दोबारा से रुझान निवेशकों का बना है, क्योंकि जो पावर की डिमांड में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसका बेनिफिट बिल्कुल इसको मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि बने रहे स्टॉक में। 187-190 की लेवल जब आए तब आप एग्जिट करें, अभी बने रहे। ठीक है, थोड़े से कुछ ऑडियो में इश्यूज हैं, उसको हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे एक्सपर्ट मंदार जाम संदेकर भी हमारे साथ तैयार हो गए हैं। मंदार जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें समय देने के लिए। अगला सवाल लेंगे, राज का सवाल आया है, राज ठाकुर का, छत्तीसगढ़ से, व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है टेक महिंद्रा के शेयर 50 की संख्या में 1000 रुपए के भाव पर। टेक महिंद्रा 1000 के भाव पर 1048 पर ये ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद थोड़ी सी निराशा फैली थी, थोड़ा सा निचले स्तरों से सुधरे हैं ये टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स। टेक महिंद्रा भी 1000 रुपए के आसपास था, लेकिन अब 1050 के आसपास आ गया है। मंदार, आपको लगता है कि ट्रेड के लिए थोड़े से और पुल बैक की उम्मीद इसमें करनी चाहिए, टेक महिंद्रा में बने रहें या फिर निकल जाएं? अभी देखिए, पिछले 10 महीनों से ये स्टॉक रेंज बाउंड है, और नीचे की तरफ 950, 975 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, और रिस्पेक्ट भी कर रहा है, और पिछले 10 महीने से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक चिंता वाली बात है नहीं। ऊपर की तरफ लिमिटेड मूव है, 1150 से लेके 1165 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन ऐसा जो स्टॉक होता है कि जो दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है, वो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि सपोर्ट लेवल कौन सी है, कहाँ पे आके ये स्टॉक बाउंस बैक करने वाला है। आपको ये पता होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ तक जाने वाला है और वहां से मुड़ने वाला है, ये भी आपको पता होता है। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक मुझे लगता है। इनकी जो पोजीशन है वो तो होल्ड करनी चाहिए, प्लस ये दो लेवल्स का यूज करके इसमें स्विंग ट्रेड भी करना चाहिए। इससे जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो भी कम की जा सकती है। 950 का सपोर्ट है, इसलिए जो पोजीशन है उसके लिए 940 का स्टॉप लॉस होगा। तो जब भी ये स्टॉक नीचे आ जाता है 975, 950 के आसपास, तब 940 के स्टॉप लॉस से एक फ्रेश पोजीशन एंटर कर सकते हैं। ऊपर चलता है तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी जरूर यूज करें, क्योंकि ऐसा जो रेंज बाउंड स्टॉक है ये बहुत ही बढ़िया होता है स्विंग ट्रेड की। ठीक है, 940 के आसपास आए तो फिर से आपके पास मौका देगा टेक महिंद्रा का शेयर। संदीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संदीप नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? डायल का शेयर खरीदा था। कौन सा शेयर संदीप? 220, जस्ट डायल। ठीक है, बताइए। 220 शेयर है मेरे पास। 220 शेयर। भाव? जी। भाव सर मैंने लिया था कुछ 623 रुपए से। 623 रुपए पर 220 शेयर हैं जस्ट डायल के। आपके भाव से तो ऊपर है जस्ट डायल। अब तो कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की है जस्ट डायल ने, और पेरेंटेज भी अब ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी, जस्ट डायल आपको भरोसा है इस शेयर पर? हालांकि ऊपरी स्तरों से ये नीचे आया था, फिर से चलने की कोशिश कर रहा है ये। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट 800 रुपए का हमने हाई स्टॉक में देखा भी था पहले, और वहां से थोड़ा सा जरूर करेक्ट हुआ है। बट अब चूंकि रिलायंस की ग्रुप कंपनी हो गया है, प्लस नंबर्स में भी कंटिन्यूस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा इसमें 83 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जो काफी इम्प्रूवमेंट था क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी। तो बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। इसमें यहाँ से 100 रुपए की अपसाइड अगले 6 महीनों में बिल्कुल आ सकती है।
देखिए 6 महीने में 100 रुपए की अपसाइड, 100 रुपए की तेजी यहां से आ सकती है जस्ट डायल के शेयर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा जान लेते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी में क्या है खास। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए कल हमने ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में बात की थी, अलग अलग स्ट्रेटजी भी ऑप्शंस की बात कर चुके हैं। आयरन कॉन्डोर हमने पहले बताया था, आज आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटजी होती क्या है? ये पार्शली हेज्ड स्ट्रेटजी है जहां पर आपको करना क्या है, एटीएम पुट और ओटीएम पुट खरीदना है। एटीएम यानी एट द मनी, जो भी भाव चल रहा है करंट भाव के स्ट्राइक पर जो भी पुट है उसे आप बेचे, और कॉल भी बेचे उसी एट द मनी पर जो भाव चल रहा है। मान लीजिए गोल्ड का भाव 60,000 है तो 60,000 के स्ट्राइक की ही पुट भी बेचनी है और कॉल भी बेचनी है, और आउट ऑफ मनी आपको कॉल खरीदना है और आउट ऑफ मनी पुट आपको खरीदना है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होगा वो स्प्रेड का लॉस होगा इनटू लॉट साइज। स्प्रेड मान लीजिए अगर आप 6,000 का क्रूड चल रहा है तो 6,000 का तो आपने पुट और कॉल दोनों बेचा है, लेकिन 5800 रुपए का आपने एट द सेम टाइम आपने नीचे के लेवल पे पुट खरीदा है और ऊपर 6200 के लेवल का अगर आपने कॉल खरीदा है, तो दोनों के बीच में 200 का जो स्प्रेड है इनटू लॉट साइज यानी 100 का लॉट साइज है, वो आपका मैक्सिमम यहाँ पर घाटा हो सकता है। और मैक्सिमम फायदा भी वही है, आपका जो पेमेंट जो आपको प्रीमियम रिसीव होगा कॉल और पुट बेचने में, तो वो आपका मैक्सिमम यहाँ पर मुनाफा हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नुकसान बहुत ही सीमित है। वो भी नुकसान को आप पूरी तरह से कम कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से एक्टिव हो। टैक्टिकली अगर इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर घाटा होने की संभावना बहुत ही कम है। कम पैसे में अच्छी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर बना सकते हैं और जोखिम तो बेहद ही कम है। अगर एक्टिव ट्रेडर हैं आप तो आसानी से इस ट्रेड में पैसे बना के जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। लेकिन गो फर्स्ट का मुद्दा फोकस में है क्योंकि कंपनी ने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी यानी कि स्वैच्छिक दिवालिये की अर्जी दी है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और इसके बाद अब सीईओ का एक बयान आया है गो फर्स्ट का। उन्होंने कहा कि वाडिया ग्रुप की कोई योजना नहीं है एविएशन बिजनेस से निकलने की, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इंसॉल्वेंसी की जो अर्जी है वो कंपनी को पटरी पर लाने की कोशिश है। इस पूरे मुद्दे को कैसे समझा जाए? गो फर्स्ट की क्या सोच हो सकती है? क्या गो फर्स्ट बच पाएगी या फिर उसका वही हाल होगा जो हमने किंगफिशर का देखा है पीछे और जेट एयरवेज का एपिसोड भी हमने देखा है। एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। परवेज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर होता है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए जाती है अब वो कारोबार चलाने में असमर्थ होती है, इसलिए जाती है। उसके बाद कोशिश ये होती है कि उस बिजनेस को बेचकर किसी कंपनी को और जो भी पैसा आए उससे क्रेडिटर्स की भरपाई की जाए। ये मोटा मोटी यही होता है। लेकिन अभी स्टेटमेंट आया उनके सीईओ का कि ये कंपनी को ना पटरी पर लाने की कोशिश है। आप किस तरह से देख रहे हैं और आप कैसे समझाएंगे इस पूरे मुद्दे को? देखिए, मुझे लग रहा है एविएशन बिजनेस बहुत टफ और अनफॉरगिविंग बिजनेस है और अगर ये एक बार बंद हो गया तो उसको चालू करने का बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, जेटर ने भी सालों से ट्राई कर रहे हैं इसको वापस रिवाइव करने का। डॉक्टर विजय माल्या ऑल्सो ट्राइड अ लॉट टू स्टार्ट किंगफिशर अगेन, लेकिन एक बार बंद हो गया। दूसरा इसमें रिस्क है कि टेक्निकल स्टाफ भी निकल जाएगा ताबड़तोड़। जो सीनियर पायलट्स है, जो सीनियर को पायलट्स है, इंजीनियर्स है, फटाफट निकल जाएंगे, स्लॉट्स भी निकल जाएंगे। तो बाद में इसको वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा क्या है कि एक बार एयरलाइन बंद हो गया, पैसेंजर कॉन्फिडेंस ऐसा टूट जाएगा कि आगे लोग बुकिंग करेंगे नहीं। पीपल, अगर मुझे भी ट्रैवल करना है तो आई विल नॉट बुक गोए। यूजुअली क्या होता है, एयरलाइन काय पे सर्वाइव होते, आगे लोग मंथ्स इन एडवांस बुकिंग करते हैं, उसका पैसा आप आज वापर रहे। तो अभी अगर फ्यूचर बुकिंग्स ही नहीं रहेंगे तो वापस बहुत डिफिकल्ट जाएगा। और जो लोग आज फंस गए हैं, जो क्रू फंस गया, पैसेंजर फंस गए, उसका क्या होगा? उसको पैसे भरने में आपका कितना पैसा निकल जाएगा? इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इट्स अ टफ कॉल, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अनलेस द वाडिया ग्रुप डिसाइड्स टू पंप इन अ लॉट ऑफ मनी एंड रिवाइव द कंपनी, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ कॉल। बिकॉज कोई सप्लायर अभी सप्लाई देगा नहीं, एवरीथिंग इज ऑन कैश एंड कैरी, एवरीबडी विल वांट एडवांस पेमेंट। तो मुझे लग रहा है सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ नाउ। परवेज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए अब तो चूंकि फंड्स की कमी है
और ये कहीं ना कहीं दबी जुबान में चर्चा हो रही थी कि क्या बिल्कुल उसी राह पर जा रही है गो फर्स्ट भी, किंगफिशर या फिर जेट वाले। तो आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अभी सीईओज की तरफ से, क्योंकि मैनेजमेंट के कदम कुछ और हैं, क्या सोच हो सकती है? आखिर अगर पटरी पर लाना है, कह रहे कि हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पटरी पर कैसे आएगी इंसॉल्वेंसी में जाके? देखिए, पटरी पे लाने का रहे तो ये इंसॉल्वेंसी तक जाने का जरूरत ही नहीं था ना, पहले ही पंप इन कर देने का था। वो जो उनका लिटिगेशन है प्रैट एंड विटनी के साथ, देखिए प्रैट एंड विटनी इज अ जायंट $multi-billion कॉर्पोरेशन, कोई छोटी कंपनी नहीं है। Whatever the issues are could have been resolved. मुझे लग रहा है कि दुनिया में कितने एयरलाइंस प्रैट एंड विटनी वापर रहे हैं, कितने, मोस्ट ऑफ द पीपल, एयरबस 320, 321 इज द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो ये सब तो ठीक था। और मैं और एक बात आपको नोटिस करना चाहता हूँ कि डीजीसीए की जो वेबसाइट है उसमें सब स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। तो कंसिस्टेंटली गो एयर हैज हैड एक्सीलेंट लोड फैक्टर्स, दैट इज द बेस्ट पार्ट। गो एयर लास्ट ईयर वो 75%, इंडिगो 73%। इससे ऐसा नहीं है कि पैसेंजर गो एयर को प्रेफर नहीं कर रहे हैं या उनके पास लोड नहीं था या अच्छे रूट्स नहीं थे, सब सही चल रहा था। फिर मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि ये सिचुएशन क्यों आ गया। देखिए, इनका पैसे कट। और दूसरा एक बात कहना चाहता हूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी फ्लीट वाज एट 50%। देखिए, अगर आपका एक टॉप गन तो डाल दो यार कि हम इस मुद्दे पे चर्चा। सॉरी, हेलो जी परवेज जी, अब एक और चीज बताइए, क्योंकि देखिए ये वाकई समझ से परे है। आपने भी वही कहा और हमने भी वही समझा भी कि जब आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंसॉल्वेंसी में क्यों गए आप? जो इनका मामला चल रहा है आर्बिट्रेशन वाला करना था तो आप इंसॉल्वेंसी में क्यों गए? एग्जैक्टली। और अगर आप इंसॉल्वेंसी में गए तो आपने बहुत सोच समझ के गए रहेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ताबड़तोड़ एवरी क्रेडिटर विल लाइन अप इन द एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी कोर्ट। अभी मुझे एक बात बोली, एक बार कंपनी बोलते है कि वी आर गोइंग इंसॉल्वेंट, व्हिच सप्लायर इज गोइंग टू सप्लाई देम गुड्स? यू टेल मी नो। Who will trust them? Which person will booking? जो लोग करने वाले थे कल जाने का दिल्ली, परसों जाने का, कोई गोयर पे थोड़ी बुक करेगा अभी। सही बात है। कितना खर्चा होगा? जो लोग ने टिकट बुक किया उनको रिफंड करने में डीजीसी इंक्वायरी क्या करेगा? जब एयरलाइन चालू ही नहीं करेगा तो इंक्वायरी का क्या मतलब है? अनलेस के कोई बाहर का इन्वेस्टर आए, he understands the business, thinks its value and invests a lot of money and does a tie-up, that is the only way it can be saved. परवेज जी, एक और क्वेश्चन है, हम थोड़ा कंज्यूमर के एंगल से पूछ लें, क्योंकि देखिए इसमें जो भी इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग कंपनियां हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉइश बैंक का भी उसमें नाम आ रहा है, सेंट्रल बैंक, ये आईडीबीआई बैंक का भी उसमें नाम है, उनका बकाया उन पे है, वो तो निश्चित तौर पर थोड़ा फंसेगा। और उसमें कितनी उनकी रिकवरी हो पाएगी अगर इंसॉल्वेंसी में जाते हैं, कितना हेयर कट लेना पड़ेगा, वो सब बात की बात है। अगर हम नियर टर्म सिचुएशन की बात करें, क्योंकि अभी 2-3 दिन के लिए उन्होंने सारी की सारी बुकिंग लेनी बंद कर दी है, उड़ानें सस्पेंड हैं, तो ये 2-3 दिन का ही मामला है या फिर अब मामला ठप हो गया, अब यहां से चैप्टर क्लोज होने के कगार पर है? See, from my experience, I've been part of many airlines in India. एक बार बंद हो जाए, देखिए किंगफिशर भी, डॉक्टर मालिया ट्राइड अ लॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं उन्होंने बंद करके छोड़ दिया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत भागदौड़ की, और जेटर को अभी भी भागदौड़ कर रहा है, लेकिन वंस इट क्लोजेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव। और क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जैसे मैंने बताया, एयरलाइन सर्वाइव्स ऑन फ्यूचर बुकिंग्स। अगर फ्यूचर बुकिंग्स ही नहीं है तो पैसा नहीं है। और मुझे एक प्रॉब्लम तो ये लग रहा है कि फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी बैड। जो लोगों ने बेचारे समर वेकेशन बुक किया है श्रीनगर जाने के लिए, बैंगलोर जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, उनका क्या होगा? वो नए टिकट कैसे रेट में खरीदे? को जो बेचारे गए ऑलरेडी, कोई श्रीनगर गया है हॉलीडे पे और वापस आने को टिकट नहीं, वो क्या करेगा? वो तो बहुत लोग फंस जाएंगे। ठीक है, हेलो, एक और सवाल आपसे लेंगे। गो फर्स्ट का तो चलिए, ये जो भी चैप्टर है इसमें और क्लैरिटी आए, उम्मीद करेंगे हम तो। खैर ये मनाएंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका नुकसान ना हो, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान ना हो और चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन उस राह पर ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। लेकिन स्पाइसजेट, आज डैमेज कंट्रोल करने की फिर से कोशिश की गई है। स्पाइसजेट की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो 25 विमानों को शुरू करेंगे, ECLGS के थ्रू पैसे जुटाएंगे, पूंजी जुटाएंगे और थोड़ा रिवाइवल के अपने जो प्रयास उनके चल रहे हैं उसको तेज करेंगे। आपको लगता है कि स्पाइसजेट के प्रयास सही दिशा में हैं? क्या उसमें आपको भरोसा है
या वहां पर भी प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा ही गहरा गए हैं? अगर ये एयरक्राफ्ट देखिए, एयरलाइन का सक्सेस कब होता है कि आपके पास 100 जहाज है और 95 और मे बी ऑलमोस्ट ऑल आर फ्लाइंग। अगर आपके पास 7 जहाज है और 30 जहाज जमीन पे, तो आपका नुकसान और दिवाला निकलने ही वाला है। अगर स्पाइसजेट उनके एयरक्राफ्ट वापस लाइन पे ला सके, रिवाइव इट एंड पुट देम इनटू फ्लाइंग कंडीशन, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री and for SpiceJet। और अभी क्या है, suddenly there is going to see Go Air almost at 60 aircraft, तो अब suddenly इतना बड़ा मार्केट खुल गया है SpiceJet के लिए। I think this is the right time for Spice to work hard, get the aircrafts in line and take it up। ठीक है परवेज जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्टेटमेंट्स आए हैं, दोनों में विरोधाभास है। कंपनी का जो कदम है और कदम के बाद जो सीईओ का जो बयान आया है वो तालमेल नहीं खा रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं कि आखिर अगर आपको रिवाइव करना है तो आप इंसॉल्वेंसी में गए ही क्यों। लेकिन चलिए कुछ फटाफट कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं और नतीजों पर हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। आरती ड्रग्स के अच्छे नतीजे आए हैं, आय में सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO एंड CEO अधीश पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अगर हम साल दर साल और तिमाही आधार पर अगर मार्जिन ग्रोथ की अगर हम देखेंगे तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कहां से मदद मिल रहा है और साथ ही आप इन नंबर्स को, क्या इनसे आप खुश हैं, कैसी है स्थिति अभी? ओके, तो जहां तक डिमांड का सवाल है, बिल्कुल अभी सब लाइन पे आ रहा है। बिकॉज लास्ट एंटायर फाइनेंशियल ईयर में एंटीबायोटिक सेगमेंट डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा डल रहा, उसका भी काफी रिवाइवल आया। एक मेन रीजन वो डल होने का था कि इन्फ्लेशनरी कॉस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, इसके वजह से सेलिंग प्राइसेस भी बहुत ज्यादा थे। और बिकॉज गवर्नमेंट का जो DPCO का प्राइसिंग होता है वो फिक्स होता है फॉर्मुलेशंस के लिए, तो उसके लिए थोड़ा डिमांड में डल आया था। मगर अभी दिसंबर क्वार्टर और उसके बाद मार्च क्वार्टर में बहुत प्राइस करेक्शंस हुए हैं रॉ मटेरियल्स में, और इसके वजह से वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स काफी डाउन हो गए और इसीलिए डिमांड फिर से वापस आ गया इंडियन मार्केट में। जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, फर्स्ट हाफ काफी अच्छा रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट हाफ में क्या हुआ, थोड़ा बहुत डॉलर शॉर्टेजेस है थोड़े थोड़े कंट्रीज में, बट फिर भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी देखने मिला हम लोग को मार्च क्वार्टर में। मींस मोर देन 12% वॉल्यूम ग्रोथ है मार्च क्वार्टर में, ये APIs एंड स्पेशलिटी सेगमेंट में। और जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे, मगर हमें लग रहा है कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। ये मार्च क्वार्टर में पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक का सेल काफी हाई रहा है, और प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि एंटीबायोटिक का हम लोग हाई कॉस्ट इन्वेंट्री कैरी कर रहे थे बाय दिसंबर एंड, तो वो काफी ज्यादा लिक्विडेट हो चुका है मार्च क्वार्टर में। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि और बेटरमेंट हो सकता है मार्जिन्स में, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में, और EBITDA ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है। सो वी होप कि जो हमारा 14-16% का टारगेट है EBITDA का, वो जल्दी ही अचीव कर लें। बिल्कुल। इसके अलावा सब आप जिन 4 सेगमेंट में मौजूद हैं उन्हें लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? कौन कौन से सेगमेंट बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही आपके आने वाले समय में प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसा रहेगा? तो एंटी इन्फेक्टिव सेगमेंट जो है एंटीबायोटिक्स का, उसमें हमारे पास ऑलरेडी काफी कैपेसिटीज है, तो वो बिकॉज ऑफ हायर यूटिलाइजेशन बढ़ते रहेगा, बट ऑन मींस मार्जिनल बेसिस। एंटी फंगल भी हम बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो एंटी फंगल सेगमेंट बढ़ेगा। हमें एग्जिस्टिंग एंटी फंगल प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी बड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है मार्च क्वार्टर में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। देन एंटी डायरियल सेगमेंट जो है, जो कंपनी का सबसे पुराना सेगमेंट है, उसमें भी हम लोग 2 प्रोडक्ट में अराउंड 40% कैपेसिटी एनहांसमेंट करने का प्लान है आगे जाके। और सबसे बड़ा एंटी डायबिटिक सबसे बड़ा अभी नहीं है, मगर हम लोग का गोल यही है कि एक क्रॉनिक सेगमेंट है एंटी डायबिटिक और कार्डियोवास्कुलर, वो सेगमेंट में अभी कंपनी को काफी ग्रोथ करना है आगे जाके। अधीश जी, एक आखिरी सवाल आपका, जो
हम कर्ज के बारे में जरा जानना चाहेंगी। जो नेट डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो थोड़ा हम देख रहे हैं कि उसमें स्टेग्नेशन आ गया है, तो कर्ज में कमी को लेकर आप क्या प्लान बना रहे हैं? किस तरह से आप कर्ज घटाएंगे? तो अभी डेट का ऐसा है कि हिस्टोरिकली कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो 1.4 1.5 टाइम्स था। हिस्टोरिकल मींस लास्ट अगर 6-7 साल पहले गए तो 20 इयर्स हम लोग ने उसी पे चलाया था कंपनी, बिकॉज ये पर्टिकुलर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई होता है। तो अभी भी जो है मींस अराउंड 600 करोड़ प्लस डेट है ऑन कंसोल बेसिस, उसमें से अराउंड 360 करोड़ तो वर्किंग कैपिटल डेट ही है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट आ सकता है, उससे थोड़ा डेट कम होगा, मगर मेनली अभी काफी सारे एक्सपांशन चालू है कैपेक्स प्रोग्राम, तो उसके लिए थोड़ा टर्म डेट भी ले रहे हैं। मगर 0.5 ये जो रेशियो है वो काफी हेल्दी रेशियो है और हमारा कॉस्ट ऑफ डेट भी काफी चीप है, तो उसके वजह से आरओई में भी लेवरेज मिलता है। तो ये जो 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो एक स्वीट स्पॉट है हमारे लिए, तो हम ये मेंटेन करेंगे, और अगर इनफैक्ट कम होता है तो वी विल गिव शेयर होल्डर पे आउट एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, कुछ आंकड़े शेयर करने के लिए और आगे के आउटलुक पर भी हमें गाइड करने के लिए कंपनी को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आपसे बातचीत करके। लेकिन आरती ड्रग्स ये जो शेयर हैं ये ऊपरी स्तरों से लगातार गिरा था, लेकिन मार्च में आकर इसकी गिरावट थम गई और मार्च के बाद से अब तक का जो करीब 1.5 महीने के आसपास का समय बीता है उसमें ये शेयर 1.5 गुना हो गया है। 313 रुपए इसका 52 वीक लो है और अब देखिए 456-57 पर यह ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, आरती ड्रग्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फार्मा में एक नई तेजी की शुरुआत तो हो गई है, अक्रॉस द बोर्ड हमें वो सेंटिमेंट के हिसाब से दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स थे, परफॉर्म किया नहीं था 1.5-2 साल तक, पूरी अंडर परफॉर्मेंस रही थी। 1.5-2 साल नहीं बल्कि आप 1 साल को हटा दीजिए अगर 2020 को, FY20 को, तो करीब 7-8 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी। आरती ड्रग्स को लेकर आप राय दीजिए, क्या शेयर यहां से अभी जो तेजी दिख रही है वो जारी रहेगी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस के बाद करीब 315 के लेवल से स्टॉक ने दोबारा से अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू की है। और यदि सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर पे नंबर्स पे भी नज़र डालें तो काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है आरती ड्रग के प्रॉफिटेबिलिटी में। मैं देख रहा हूँ करीब 36 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है। जरूर FY22 से FY23 के प्रॉफिटेबिलिटी में डिप है, पर मुझे लगता है FY24 एक अच्छा साल रहेगा, क्योंकि जो उनके एंटीबायोटिक जैसा मैनेजमेंट भी बात कर रहे थे उसकी अच्छा डिमांड बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो कैपेक्स कर रहे हैं उसके भी रिजल्ट आएंगे। तो मुझे अभी स्टॉक का अपील करता है और मेरा लक्ष्य एक साल के लिए स्टॉक का करीब 550 रुपए का रहेगा। ओके, तो 550 के लेवल्स आरती ड्रग्स के लिए यहाँ पर आशीष जी की तरफ से। चलिए अब कुछ और भी सवालों को क्विकली लेते हैं। व्हाट्सएप पर छत्तीसगढ़ से राज ठाकुर जी का सवाल आया है। टेक महिंद्रा है इनके पास, 50 शेयर्स इन्होंने 1000 रुपए पर लिया हुआ था। मंदार, आप सजेस्ट करिए टेक महिंद्रा में क्या करें? इनको यहाँ पर अभी इस वक्त IT स्टॉक्स में जिस तरह से हमने गिरावट देखी थी, टेक महिंद्रा में भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है। 1000 रुपए के आसपास इन्होंने लिया था, इस वक्त एक माफ कीजिएगा हल्का मुनाफा हो रहा है, इन्हीं की खरीद के पास ही इस पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप टेक महिंद्रा में, क्या लेवल्स देख रहे हैं? मुझे देखिए टेक महिंद्रा रेंज बाउंड है, पिछले 10 महीनों से 950 975 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 1150 1165 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 महीनों में हमने ये दो लेवल्स के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखा है, तो उसी तरीके का ट्रेड आगे भी कंटिन्यू होगा। 940 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है, प्लस ये दो लेवल्स के बीच में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। सपोर्ट पे जब स्टॉक आता है तब बाय कीजिए, ऊपर चलता है तब एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके का ट्रेड जरूर इस स्टॉक में बनेगा। और इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जो दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इनकी जो पोजीशन है इनकी उसके लिए 940 का स्टॉप लॉस होगा, 940 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। टेक्निकल चेक भी ले लिया मंदार से। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद चलेंगे, वहां से सुनील पटेल हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है?
जी सर, एक्चुअली मेरे पास इंडो काउंट है, 500 शेयर है, 190 पे मैंने लिया था जी। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, मैंने 320 पे लिया था 500 शेयर। तो मैं क्या 3 से 5 साल का नजरिया है मेरा होल्ड करने का, मैं होल्ड कर सकता हूँ? केपीआईटी आपने 350 के भाव पर लिया है? 320 पे लिया था 500 शेयर, 320 पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बधाई आपको। केपीआईटी 320 920 यानी कि आपके भाव से तो 3 गुना हो गया। ठीक है, फिर भी आपको हम राय ज़रूर देंगे कि क्या आपका जो भाव 3 गुना हुआ है, क्या ये 5 गुना 10 गुना भी होगा, क्योंकि केपीआईटी ने रफ्तार तो दिखाई है। इंडो काउंट टेक्सटाइल स्टॉक्स के जरा बारे में राय दीजिए आप आशीष जी। हमने कुछ दिनों पहले मार्केट गपशप में हमारा एक खास सेगमेंट होता है, उसमें चर्चा भी की थी कि यहाँ से कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर बन रहे हैं अब पूरी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, और वो चाहे होम टेक्सटाइल वाली कंपनी हो, चाहे स्पिनिंग वाली हो, या फिर जो भी हो, अब एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया हो। और हमने कल गजब की तेजी देखी टेक्सटाइल स्टॉक्स में। आप ये बताइए कि इंडो काउंट, हालांकि इनके भाव से नीचे है ये शेयर, आज थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन क्या मोमेंटम इसमें आप देख रहे हैं आगे? और केपीआईटी पर व्यू दीजिए, क्योंकि इसने तो कमाल किया है, सिर्फ आईटी में नहीं बल्कि पूरे बाजार में भी जो बड़े स्टॉक्स, जो बड़े परफॉर्मर्स रहे हैं, उनमें केपीआईटी का नाम शामिल है। इनफैक्ट मेरी दोनों ही स्टॉक्स पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। इंडो काउंट भी एक स्टॉक है जो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। सिर्फ इशू ये है कि 100% एक्सपोर्ट करती है और ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट यूएस मार्केट में, पर चूंकि अब 25 साल से उनका बिजनेस यूएस मार्केट में है, तो वो अच्छा मैच्योर्ड कंपनी है, बिजनेस को अच्छे समझते भी है। और मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें, क्योंकि अब जो दोबारा से एक ट्रैक्शन बन रहा है टेक्सटाइल स्टॉक में, तो इंडो काउंट भी हमने देखा करीब 110 रुपए से बढ़ के अब 155 रुपए तक हो गया है, जबकि नंबर्स में कोई इतना मीनिंगफुल गेन देखने को नहीं मिला। कि लास्ट ईयर तो उनका काफ़ी बेहतरीन साल था, पर ये साल इतना अच्छा साल नहीं, तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। और मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, कि टेक्सटाइल क्षेत्र की अच्छी कंपनी, और जीएचसीएल का जो उन्होंने टेक्सटाइल कारोबार को खरीदा था वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ तक केपीआईटी की बात है, मैंने पहले भी आपके चैनल पे हमेशा इस स्टॉक के बारे में बाय करने की सलाह दी है, और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी ना होके जो ऑटोमोबाइल कंपनीज को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो जो प्राइसिंग पावर है, जो मार्जिन्स हैं, वो काफ़ी इस कंपनी के इंटैक्ट रहेंगे। तो बिल्कुल केपीआईटी का जो मेरा लक्ष्य है इस स्टॉक के लिए 1200 रुपये का अगले 1 साल के लिए रहेगा। तो दोनों स्टॉक में बने रहेंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की राय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से वो आपको और भी कमाई करके देंगे। चलिए, फिलहाल इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आशीष जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।